हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज हम लगभग 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होम साइंस सब्जेक्ट से लाए हैं, जो कि चुने हुए क्वेश्चन हैं और ये आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम, जिसका भी आप होम साइंस सब्जेक्ट और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान लॉन्च हुआ 4 नवंबर सन 2014 को, 4 नवंबर सन 2016 को, या फिर 6 दिसंबर 2020 को, या फिर 14 नवंबर 2004 को। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 नवंबर सन 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 25 दिसंबर सन 2014 को, 28 दिसंबर सन 2015 को, 25 दिसंबर सन 2018 को, या फिर 28 नवंबर सन 2014 को। तो मिशन इंद्रधनुष कब लागू हुआ था? तो मिशन इंद्रधनुष सन 25 दिसंबर 2014 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनजातीय सप्ताह किस माह में मनाया जाता है? तो किस माह में मनाया जाता है? मार्च में, नवंबर में, दिसंबर में, या फिर जनवरी में? तो राष्ट्रीय जनजात सप्ताह नवंबर में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना को कहते हैं सुमन योजना, सुमा योजना, सुरमा योजना, या फिर सुमातृत्व योजना? तो सुरक्षित मातृत्व आवास योजना को क्या कहते हैं? तो इसके हम सुमन मातृत्व योजना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोलर चरखा मिशन कब शुरू हुआ? 27 जून सन 2018 को, 28 जून सन 2020 को, 28 जुलाई सन 2020 को, या फिर 27 जनवरी 2018 को? तो सोलर चरखा मिशन कब लागू हुआ? सोलर चरखा मिशन कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोलर चरखा मिशन 28 जुलाई सन 2020 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 21 सितंबर सन 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के 21 सितंबर सन 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में शुरू की गई योजना को क्या नाम दिया गया था? सुमन योजना, चरखा योजना, घर तक फाइबर योजना, या फिर कोई नहीं? तो 21 सितंबर सन 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घर तक फाइबर योजना को शुरू किया गया था और ये बिहार में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। NDHM का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डायरेक्ट हेल्थ मिशन, नेशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन, या फिर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन? तो NDHM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो NDHM इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 20 नवंबर सन 2019 को, 25 दिसंबर सन 2008 को, 20 दिसंबर सन 2019 को, या फिर 25 नवंबर सन 2018 को? तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 25 दिसंबर सन 2018 को हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत कार्य करती है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय, या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो कौन सा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना जो कि 4 नवंबर सन 2016 को शुरू हुई, उसने प्रत्येक माह की किस तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना जो कि 4 नवंबर सन 2016 को शुरू हुई, ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना 4 नवंबर सन 2016 को शुरू हुई, उसमें प्रत्येक माह किस तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है? 16 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को या फिर 12 तारीख को? तो ये किया गया है 9 तारीख को। प्रत्येक माह की 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है और ये 4 नवंबर सन 2016 से शुरू किया गया था सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरा स्टिकर क्या दर्शाता है? प्रसव की तैयारी, सामान्य महिला, सामान्य गर्भावस्था वाली महिला या फिर उच्च जोखिम वाली महिला। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हरा स्टिकर क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सामान्य गर्भावस्था वाली महिला दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? 11 दिसंबर सन 1946 को, 15 अगस्त सन 1947 को, 11 नवंबर सन 1950 को या फिर 16 जनवरी 1966 को। तो यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 11 दिसंबर सन 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हथकरघा संवर्धन योजना कब लागू हुआ था? नवंबर 1919 में, नवंबर 2014 को, दिसंबर 2016 को या फिर दिसंबर 2014 को? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या सही हो जाएगा? हथकरघा संवर्धन योजना कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर सन 2016 से हथकरघा संवर्धन मिशन योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आयु है क्या है? 0 से 5 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए, 12 से 18 वर्ष के लिए या फिर 0 से 14 वर्ष के लिए? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आयु है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आयु क्या है? तो ये है 6 से 14 वर्ष की अगर बच्चे की एज है तो उसे निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाल अधिकार जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं बाल अधिकार जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं नहीं है, इनमें से कौन ऐसा बाल अधिकार है जो कि भारतीय संविधान में नहीं दिए गए? यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जोखिम भरे कार्य न करने का अधिकार, मतदाता का अधिकार। तो कौन सा ऐसा है जो कि बाल अधिकार जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं, किसके अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत कौन से अधिकार है जो बाल अधिकार के अंतर्गत नहीं दिए गए हैं? तो यहाँ सिंपली आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतदाता का अधिकार। यहाँ सिंपली आंसर हो जाएगा मतदाता का अधिकार, क्योंकि वयस्क अवस्था में ही हमें वोट देने का अधिकार मिलता है। लड़कियाँ 18 वर्ष एवं लड़के 21 वर्ष पर शादी की उनकी एज होती है, बट 18 वर्ष दोनों 18 वर्ष के एज से वोट डाल सकते हैं। और जब वो वोट डालेंगे तो वो बाल के अंतर्गत नहीं आएंगे, वो वयस्क अवस्था के अंतर्गत आएंगे।
तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मताधिकार के अंतर्गत। बाकी ये सारे ही बाल अधिकार के अंतर्गत आएंगे जो कि संविधान में है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष अनिवार्य है, मुफ्त शिक्षा का, जोखिम भरे कार्य न करने का अधिकार, ये सारे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। HAM HAM 1950, HAM कब आया? 1950 में, 1952 में, 1956 में या फिर 1958 में? तो HAM कब आया था? तो HAM सन 1956 में आया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। HAMA 1956 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आज जो भी डेट अगर इस क्लास में दिए जा रहे हैं ना, सारे कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे डेट। गावा, GAWA, गावा का संबंध किससे है? 1890 से, 1980 से, 1866 से या फिर 1966 से? तो गावा का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? गावा का संबंध ऑप्शन नंबर ए 1890 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चा गोद लेने संबंधी कार्य है पामा, PAMA, पुपा, PUPA, कारा, CARA या फिर मारा, MARA? तो बच्चा गोद लेने संबंधी कार्य है, कौन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा CARA। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी सन 2006 को, 2 फरवरी सन 2007 को, 2 फरवरी सन 2008 को, 2 फरवरी सन 2005 को? तो मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो मनरेगा की शुरुआत ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 फरवरी सन 2006 को मनरेगा की शुरुआत की गई थी। मनरेगा के तहत किसी को भी 100 दिन की नौकरी फ्री, 100 दिन की नौकरी पक्की होती है एक जन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वाधिक बाल मजदूरी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर महाराष्ट्र में? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? और ये हमारे वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक बाल मजदूरी कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी सही होगा, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक बाल मजदूरी उत्तर प्रदेश में है। तो ये थे आज के हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। ये तो इसके आंसर है। अब 1 मिनट, ये कुछ रोग थे, ये कुछ रोग थे जिन मुझे लगा कि अच्छे हैं और आपके लिए लाना चाहिए, इसलिए मैंने इसी वीडियो में इसको इंक्लूड कर दिया है। तो प्रदूषण जनित रोग, मिनी माता रोग देखते हैं। यह बीमारी मानव शरीर में पारा के अत्यधिक संचय होने के कारण होती है। मिनी माता रोग अगर किसी को होता है तो उसके शरीर में पारा के अत्यधिक संचय होने के कारण, संचय मतलब जमा होने के कारण रोग होता है। और इस रोग में शरीर के कुछ अंग जैसे कि ओठ, जीभ, आँख इत्यादि कार्य करना बंद कर देते हैं। ये कार्य करना बंद कर देते हैं तथा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। और मिनी माता रोग सर्वप्रथम जापान के मिनी माता खाड़ी में पारा संक्रमित मछलियों के सेवन करने से हुई थी। मिनी माता रोग सर्वप्रथम जापान में मिनी माता खाड़ी में से, इसलिए इसका नाम मिनी माता पड़ा, इस बीमारी का नाम, क्योंकि ये मिनी माता खाड़ी से निकला था। और ये क्यों निकला था? क्योंकि जो पारा संक्रमित मछलियाँ थीं उन्हीं के सेवन करने के कारण लोगों को मिनी माता रोग हो गया था। और इस अगर किस एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि मिनी माता की शुरुआत कहाँ हुई, तो हम बता सकते हैं कि इजली कि जापान के मिनी माता की खाड़ी से इसकी शुरुआत हुई थी। और कैसे हुई थी? तो पारा संक्रमित मछलियों को खाने से हुई थी। नेक्स्ट है इटाई रोग। इटाई रोग के बारे में देख लेते हैं।
तो मानव शरीर में कैडमियम तत्व के सुरक्षा स्तर से अधिक पहुंच जाने पर मानव शरीर में कैडमियम तत्व सुरक्षा स्तर से अधिक पहुंच जाने पर यह बीमारी उत्पन्न होता है। इस बीमारी में अस्थियों तथा जोड़ों में अत्यधिक तीव्र पीड़ा उत्पन्न होती है। एंड कैडमियम के अत्यधिक संचय से फेफड़े एवं यकृत का कैंसर उत्पन्न हो सकता है। एंड कैडमियम जिसके कारण यह बीमारी होती है, अगर इसका उससे ज़्यादा संचय मतलब कि उससे ज़्यादा अगर मात्रा में जमा हो जाता है तो फेफड़े और यकृत संबंधी कैंसर आप सबको हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये क्यों होता है? तो यह बीमारी पेयजल में नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। यह बीमारी पेयजल मतलब कि जो पानी हम पीते हैं उसमें अगर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है तो इस कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। एंड नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होने पर यह हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके अशक्रिय मीथेमोग्लोबिन बनाता है जो शरीर में ऑक्सीजन संचरण को अवरुद्ध कर देता है। फलतः नवजात शिशु नीला पड़ जाता है। ये जो नाइट्रेट रहता है, यह बीमारी पेयजल में मैंने नाइट्रोजन बोल दिया था, बट यह बीमारी पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता होने के कारण होती है। एंड नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने पर यह हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करने लगती है। प्रतिक्रिया करके ये असक्रिय मीथेमोग्लोबिन बनाने लगती है जो कि शरीर में ऑक्सीजन के संचरण को अवरुद्ध कर देती है। इसी के कारण जो नवजात बच्चे होते हैं उनका शरीर नीला पड़ जाता है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये थे ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक फुट। ब्लैक फुट क्या है? तो ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक के अत्यधिक विषाक्तता के कारण होता है। ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक की अत्यधिक विषाक्तता के कारण होता है। एंड ब्लैक फुट रोग परिधीय संवहनी रोग का एक गंभीर रूप है। ब्लैक फुट रोग परिधीय संवहनी रोग का एक गंभीर रूप है जिसमें निचले अंगों में रक्त वाहिका गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। जिसमें कि निचले अंग में रक्त वाहिका गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप अंततः तेजी से बढ़ने के कारण अवसाद उत्पन्न होता है। इससे त्वचा तथा फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। ब्लैक फुट हमने देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। यह है छोटी आंत से स्रावित होने वाले पाचक हार्मोन। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिक्रेटिन। यह ग्रहणी की एस कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। यह ग्रहणी की एस कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है और अग्नाशयी रस के स्रावण को प्रेरित करती है। छोटी आंत से स्रावित होने वाले ये पाचक हार्मोन है। अभी हमने विषाणु से संबंधित रोगों के बारे में देखा। अब देखते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन, इसे पेंक्रियाज भी कहते हैं। इसको हम पेंक्रियाज भी कहते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन को। यह अग्नाशयी रस के स्राव को संकुचित करके उसमें उपस्थित रस को छोटी आंत में प्रवेश करने में सहायता करता है। छोटी आंत में प्रवेश करने में सहायता करता है कोलिसिस्टोकाइनिन। इसे हम पेंक्रियाज के नाम से भी जानते हैं। यह अग्नाशयी रस को संकुचित करके उसमें उपस्थित रस को छोटी आंत में प्रवेश करने में सहायता करता है। नेक्स्ट देखते हैं गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या है? तो यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि अमाशय की जी कोशिकाओं ग्रहणी तथा अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। गैस्ट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव को प्रेरित करता है। गैस्ट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मोटिलिन क्या है? तो यह हार्मोन आंत की एम कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। विशेष रूप से ग्रहणी एक मध्यांत में यह पेप्सिन के स्राव को प्रेरित करता है।
तो मोटिलिन यह हार्मोन आंत की एम कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है और विशेष रूप से यह ग्रहणी एवं मध्यांतर में यह पेप्सिन के स्राव को प्रेरित करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंट्रोगेस्ट्रोन यह हार्मोन या फिर भले ये आमाशय या फिर छोटी आंत में वसीय भोजन पहुंचाते हैं, तो ग्रहणी के श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा एंट्रोगेस्ट्रोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। यह जठर ग्रंथियों में होने वाले स्राव को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी क्योंकि बगल में काम हो रहा है, हो सकता है कभी भी शोर शराबा होने लगे तो क्लास बंद करनी पड़ेगी। तो विटामिन के प्रकार एवं उनकी कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं। हालांकि विटामिन से अच्छी बहुत सारे वीडियो मैंने विटामिन के हर एक टॉपिक से मुझे लगता है मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वीडियो दे रखा है, तो आप सब जाकर चैनल पे ज़रूर देखिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाए, वहाँ आपके मेरे सारे ही वीडियो मिल जाएंगे। देखते हैं विटामिन के प्रकार। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एंड के है एंड जल में घुलनशील विटामिन सी और बी होते हैं, बट के विटामिन जो होता है वो अंशतः घुलनशील होता है, इसलिए इसको इसमें भी इंक्लूड कर दिया है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है एंड विटामिन ई की कमी से बांझपन एवं नपुंसकता होता है एंड विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया नामक रोग होता है एंड विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है एंड विटामिन बी के बहुत सारे फैमिली है, देख लेते हैं नीचे। और विटामिन बी1 से बेरी होता है, V3 से पेलेग्रा होता है, V6 से एनीमिया होता है एंड V9 से भी एनीमिया होता है और B12 से भी एनीमिया होता है, V7 से भी एनीमिया होता है और V5 से चर्म रोग एवं अनिद्रता होती है एंड B2 से किलोसिस नामक बीमारी होती है और B6, B9, V7 एंड B12 से कौन सी एनीमिया होती है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका है, तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन सब से कौन सी एनीमिया होती है और इन सब का रासायनिक नाम भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप सब बताइएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पेज को फिर इंक्लूड कर दूंगी और आप सबको वो सारे ही बीमारियों के नाम एंड इसके रासायनिक नाम वो सारे ही बता दूंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बगल में काम होने वाला है स्टार्ट और ज़्यादातर शोर शराबा होगा तो आवाज़ कहीं ना कहीं मेरी डाउन हो जाएगी, इसलिए यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।